नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। ये दोस्तों आपकी 14वीं क्लास है। इससे पहले हम लोग 13 क्लास तक कर चुके हैं, जिसमें हम लोग सामान्य हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं और GS के प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं और यूपी ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों तीनों की अलग अलग प्ले लिस्ट बना चुके हैं हम लोग अलग अलग। उसको आप चैनल पर जा कर के दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों का अनेकार्थी नहीं है? तो दोस्तों नहीं है आपका प्रबंध। ऑप्शन ए इसका सही गलत उत्तर है। अन्य विकल्पों का अनेकार्थी नहीं है दोस्तों ये। और दोस्तों आपका इसमें दिए गए विकल्पों में दोस्तों प्रबंध शब्द अन्य शब्दों से अलग है और प्रबंध के दोस्तों अनेकार्थी शब्द याद रख लीजिएगा। तंत्र, शासन, उपाय, औषधि, वस्त्र, ये इसके अनेकार्थी शब्द हैं। तथा विकल्प नलिन के अनेकार्थी शब्द हैं आपके कमल, सारस, जल, नील आदि। ये इसके अनेकार्थी शब्द हैं नलिन के। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, जो स्वयं के ऊपर घात करता हो के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों जो स्वयं के ऊपर घात करता हो तो वह आपका कहलाएगा आत्मघाती। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह उसका आत्मघाती कहलाएगा। और दोस्तों अन्य विकल्प जैसे आपके आत्महंता हो जाएगा। दोस्तों जो अपनी हत्या कर लेता है वह आत्महत्या कहलाता है। और जो आत्महत्या दोस्तों जो स्वयं की हत्या करने की प्रवृत्ति रखता हो वह आत्महत्या कहलाती है। और आतंकित कहलाता है दोस्तों जिस पर किसी की आतंक छाया हो वह दोस्तों आतंकित कहलाता है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो दोस्तों भिन्नार्थक हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कान कानी। ऑप्शन डी इसका भिन्नार्थक हो जाएगा, समरूपी भिन्नार्थक है दोस्तों ये। क्योंकि कान का दोस्तों कर्ण होता है और कानी का दोस्तों मर्यादा होता है। अन्य शब्द दोस्तों एक दूसरे के अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, एक दूसरे के अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, कान और कानी। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, तुम रात भर में आ जाना, रेखांकित शब्द पहचानिए। तो तुम रात भर में आ जाना रेखांकित शब्द हो जाएगा दोस्तों आपका जो रात भर है ये कहलाएगा आपका अवयव। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुम रात भर में आ जाना, इस वाक्य में रात भर दोस्तों शब्द क्रिया विशेषण अवयव है। और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं दोस्तों वह आपका क्रिया विशेषण अवयव होते हैं। और जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें दोस्तों अवयव शब्द कहते हैं। जैसे तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि आदि, ये आपके अवयव शब्द कहलाएंगे। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, विद्या। विद्या जो कि दोस्तों स्त्रीलिंग में आता है, ना कि आपने कहीं पढ़ा होगा कि वह दोस्तों उपयुक्त विकल्पों में विद्या शब्द स्त्रीलिंग है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। और अन्य विकल्प दोस्तों पुल्लिंग शब्द हैं। वह संज्ञा शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वह शब्द स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कहलाते हैं। विद्या दोस्तों पढ़ी जाती ना कि पढ़ा जाता है। नेक्स्ट छठा प्रश्न, उत प्लस गम का संधि रूप क्या होगा? तो उत प्लस गम का दोस्तों संधि रूप हो जाएगा आपका उद्गम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत प्लस गम का उचित संधि रूप उद्गम होगा, जिसका अर्थ होता है दोस्तों उत्पत्ति, उत्पत्ति स्थान होता है। और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। और एक व्यंजन का अन्य किसी व्यंजन अथवा स्वर के मेल से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे दोस्तों व्यंजन संधि कहते हैं। इसको मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों। आपको संधि दोस्तों दो शब्दों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे दोस्तों संधि कहते हैं। संधि के तीन प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये देखिए आप देख सकते हैं, सबका मैं अलग अलग क्या बताऊं, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट सातवां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो दोस्तों इसमें अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन सी, राजस्थान में अधिकांश भाग रेतीला है। ये इसमें अशुद्ध वाक्य है। और दोस्तों इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा दोस्तों, राजस्थान अधिकांश रेतीला है। भाग लगाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि अधिकांश तो वैसे ही बोल दिया गया है ना उसमें,
या राजस्थान में अधिक भाग रेतीला है, ये हो जाएगा। शुद्ध वाक्य बनेगा राजस्थान अधिकांश रेतीला है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, उसके घर में वैभव है, इसमें रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो दोस्तों वैभव का विलोम शब्द हो जाएगा आपका दारिद्र्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दारिद्र्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। विलोम शब्द बोला गया है दोस्तों क्योंकि इसमें वैभव पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है ऐश्वर्य, धन दौलत, सुख शांति होना। जैसे नहीं दोस्तों कहते हैं कि उसके घर में सुख शांति है, धन दौलत है। और दारिद्र्य का अर्थ होता है दोस्तों निर्धनता। इसका मतलब बहुत गरीबी टाइप की है, बिल्कुल निर्धनता। लेकिन इसमें गरीबी नहीं आएगा, यहाँ पर वैभव का दारिद्र्य बनेगा, निर्धनता है बिल्कुल। अब दोस्तों अन्य विकल्प हैं जैसे आपके शब्द जैसे दुख का सुख हो जाएगा, गरीबी का अमीरी बनेगा और तकलीफ का आराम बनेगा। अगर इसमें दोस्तों यहाँ पर पर्यायवाची होता तब तो ये ठीक रहता, सब बन जाता, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं हो सकता, दुख का। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, बादामी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बादामी शब्द में दोस्तों प्रत्यय है आपका ऑप्शन डी ई शब्द देखो प्रत्यय है इसमें। उपयुक्त शब्दों में दोस्तों देवर, इसमें दोस्तों बादामी हो जाएगा। बादामी शब्द में मूल शब्द दोस्तों बादाम है और ई प्रत्यय के योग है, अर्थात बादाम प्लस ई यानी कि बादामी। बादाम दोस्तों एक मेवा होता है जो आप लोग खाते होंगे बादाम, इससे दोस्तों दिमाग में बुद्धि बढ़ती है, लोग कहते हैं बादामी रंग दोस्तों होता है ये। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द पहचानिए। तो इसमें आपको तद्भव बताना है। दोस्तों तद्भव वो होता है जो आपका संस्कृत से जो आ करके हिंदी में परिवर्तित हो जाए, वो आपका तद्भव कहलाता है। आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी देवर। देवर दोस्तों तद्भव शब्द है, जिसको कि दोस्तों देवर उसको बोलते हैं दोस्तों जो जिसको पति का छोटा भाई देवर कहलाता है। और इसका दोस्तों तत्सम शब्द हो जाएगा द्विवर, ये इसका तत्सम कहलाएगा। दोस्तों अन्य विकल्प जैसे आपके हैं तत्सम और तद्भव। तो इसमें तत्सम दोस्तों हस्ती, इसका तद्भव हो जाएगा हाथी। और वत्स का दोस्तों तद्भव हो जाएगा बछड़ा। और स्याल का तद्भव हो जाएगा साला। अन्य दोस्तों जैसे इसकी परिभाषा हो गई सबकी अलग अलग। तत्सम की दोस्तों आधुनिक भारतीय भाषा में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिया गया वह आपका तत्सम कहलाता है, जैसे कूप, उष्ट, पंचम आदि। और तद्भव आपका वह कहलाता है जो संस्कृत से हिंदी में आने पर जिन शब्दों का रूप बदल गया हो वह आपका तद्भव कहलाता है, जैसे आग, काम, पाँच आदि। और जैसे देशज शब्द वह कहलाते हैं जो दोस्तों ऐसे शब्द जो देश की अन्य या क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में सम्मिलित हुए, जैसे थैला, लोटा आदि, ये सब बहुत जगह बोला जाता है। और विदेशज शब्द आपके वह कहलाते हैं जो अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए हैं। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, अंग्रेजी व पुर्तगाली शामिल है। और इसका दोस्तों है उदाहरण के लिए अदालत और ऑफिस आदि। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, मनुष्य समुदाय में रहता, इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप ध्यान से सुनिए क्या बोला है एग्जामिनर ने, नहीं बोला है दोस्तों। इसमें ऐसे ही आपको एग्जामिनर फंसाते हैं। तो समुदाय दोस्तों रेखांकित है तो इसमें तो समुदाय का हो जाएगा आपका नहीं है दोस्तों, इसमें हो जाएगा आपका गफ। ऑप्शन सी इसका नहीं है, गफ इसका नहीं है। तो दोस्तों समुदाय के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों गण, समूह और वृंद, ये तीनों हैं आपके। और गफ का दोस्तों शब्द समुदाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और गफ के पर्यायवाची शब्द याद रख लीजिए तो वो हो जाएगा घना, गझिन, घड़ा, घनघोर आदि। जैसे घना जंगोर है, घना अंधेरा है, घनघोर जंगल है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, विवाहोत्सव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो विवाहोत्सव शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका विवाह प्लस उत्सव। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विवाह प्लस उत्सव, ये इसका सही उत्तर बन जाएगा। दोस्तों ये गुण संधि का एक उदाहरण है आपका, ये विवाहोत्सव गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है। तो असंगत है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी असंगत है। नारी और नारियां ये नहीं होता दोस्तों। तारा तारे होता है, लता लताएं होती, मित्र मित्र वर्ग होता है, नारी नारियां नहीं होता है। इसमें आपका ये ऑप्शन सी गलत है। इसका सही योग बनेगा दोस्तों आपका नारी नारियां होता है, नारी और नारियां। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संज्ञा का पता चले हुआ दोस्तों आपका वचन कहलाता है।
और उपयुक्त सभी विकल्प दोस्तों वचन के उदाहरण हैं। ये सभी वचन के उदाहरण हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। अब वचन में दोस्तों ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो वचन कहलाता है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन दोस्तों शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो वह आपका एक वचन कहलाता है, जैसे स्त्री, रुपया आदि। और बहुवचन आपका जैसे शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो तो वह आपका बहुवचन कहलाता है, जैसे स्त्रियाँ, रुपये आदि। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ा, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। देखिए इसमें सही लिखा है कि मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ा। सुननी पड़ा नहीं होगा, सुननी पड़ी होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गलत उत्तर हो जाएगा। मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, शुद्ध वाक्य बनेगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक वाले वाक्य को पहचानिए। आपको बताना है कि अपादान वाला कारक कौन सा है। अपादान कारक वाला हो जाएगा दोस्तों आपका श्यामा घर से चल पड़ी, ये आपका अपादान में आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्यामा घर से चल पड़ी ये वाक्य अपादान कारक का है। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वहाँ आपका अपादान कारक कहलाता है। इसका कारक दोस्तों चिन्ह से अलगाव के लिए, मतलब अलग होने के लिए। और अन्य विकल्प जैसे आपके हैं, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, ये दोस्तों आपका कर्ण कारक का है। और यह राम की पुस्तक है, ये आपका संबंध कारक का है। और हरे अरे ये क्या हुआ, ये आपका संबोधन कारक से है। अब परिभाषा दोस्तों कारक की याद रख लेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। और हिंदी में 8 कारक होते हैं, कौन कौन से याद रखिएगा। आपका 1 नंबर तो आपका पक्का ही है यूपी लेखपाल में, इससे 2 नंबर भी आ सकता है, इसलिए दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। तो कर्ता दोस्तों इसको आप एक बार मतलब इसे नहीं गाना सुनते उसी पर इसको खाली याद करते चले जाए। अब जैसे कारक चिन्ह अर्थ दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से, संपदान को के लिए, अपादान से अलग होना, ये आपका आया था। संबंध का, की के, ना, नी रे, रा री रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे, ये आपके आ जाएंगे। आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सही से। इसको आप एक एक बार करके देखते चले जाएं। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द पहचानिए। तो विशेषण शब्द आपका हो जाएगा दोस्तों इसमें निंदक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, निंदक इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों निंदा संज्ञा शब्द से निंदक शब्द बना है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह आपके विशेषण कहलाते हैं। अन्य सभी शब्द दोस्तों संज्ञा हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। वाच्य के अंतर्गत किसकी प्रधानता होती है। तो वाच्य के अंतर्गत दोस्तों प्रधानता होती है इनमें से सभी, आपके ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त। तो सभी कर्म की, कर्ता की और भाव की, तीनों ही हो जाएंगे। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव से किसकी प्रधानता है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो किसका प्रयोग होता है। ध्यान से पढ़िएगा, आपको इसमें 1 नंबर इससे भी आपका आएगा यूपी लेखपाल में। तो जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो प्रयोग होता है आपका उपविराम चिन्ह। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपविराम चिन्ह होता है जब किसी कथन को अलग दिखाना होता है। दोस्तों ये ऐसे बनेगा आपका, ये इसको ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है, ये जो कोष्टक में लिखा है ये नहीं है, सिर्फ इसके अंदर जो 2 बिंदी है उपविराम, ये आपका उपविराम चिन्ह कहलाता है जब किसी कथन को अलग दिखाना हो। दोस्तों जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो उस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और उस विराम चिन्ह देखो आपका ये है। अन्य विकल्प जैसे आपके हैं योजक चिन्ह, तो उसको इससे प्रेजेंट करते हैं। और आदेश चिन्ह को इससे प्रेजेंट करते हैं। और रेखांकन चिन्ह को नीचे से इसको पसंद, आप देख लीजिए खाली इसको। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, वह सदा धन अर्जित के लिए जोड़ तोड़ करता रहता है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है कि जोड़ तोड़ करता रहता है, क्या बनेगा इसमें। जोड़ तोड़ करना यानी कि उपाय सुझाना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जोड़ तोड़ करना यानी कि उपाय सुझाना। और वाक्य बनेगा दोस्तों, जोड़ तोड़ करके भी विशाल झगड़े का निपटारा नहीं कर पाया। अब नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया। तो अन्य विकल्प दोस्तों हो जाएंगे आपके जैसे कि रोक लगाना, इसका मुहावरा बनेगा अंकुश लगाना। भटकना का हो जाएगा मुहावरा खाक छानना। और किसी काम को लटकाना का हो जाएगा खटाई में डालना, ये इसका मुहावरा बनेगा। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, आँख के अंधे
गांठ के पूरे लोकोकृति का क्या अर्थ है? तो आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोकृति का दोस्तों अर्थ है आपका मूर्ख धनवान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मूर्ख धनवान। लोकोकृति बनेगी दोस्तों, वाक्य बनेगा दोस्तों, बच्चों को तो कुछ समझ ही नहीं आता, वो जो भी चीज़ देखते हैं खरीद लेते हैं। इस मामले में तो उनकी आंख का अंधा गांठ का पूरा वाली हरकत हो जाती है। और अन्य विकल्प दोस्तों आपके हैं जैसे कि विपरीत कार्य होना, यानी लोकोकृति बनेगी इसका कूद कूद मछली बगुले को खाए। और कपट व्यवहार, ये दोस्तों हो जाएगा आपका लोकोकृति मुंह में राम बगल में छुरी। और अनमेल मिश्रण का हो जाएगा आधा तीतर आधा बटेर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, जहाँ उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वहाँ दोस्तों आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए ले लीजिए आपका सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ये इसका उदाहरण बन जाएगा। और दोस्तों और भी इसके आपके उदाहरण इसको बताना जो अलग अलग के आपके, ये तो हमने उत्प्रेक्षा का तो उदाहरण बता दिया परिभाषा। अगर आपको यमक अलंकार की सुननी है तो यमक अलंकार का हो जाएगा जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न हो वहाँ आपका यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए काली घटा का घमंड घटा। और उपमा अलंकार का दोस्तों याद रख लीजिएगा, उपमा अलंकार का हो जाएगा जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाए वहाँ आपका उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए सागर सा गंभीर है देव हो गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, ये आपका उपमा अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। और श्लेष अलंकार का दोस्तों उदाहरण परिभाषा रखने जगह तो दोस्तों हो जाएगा जहाँ पर किसी एक शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग हो तो वहाँ आपका श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, ये इसका उदाहरण हो जाएगा श्लेष अलंकार का। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, मेरी बौ भादा हरो राधा नागरी सोए जातन की छाई परे श्याम हरित दुति होए, ये कौन सा छंद है? तो दोस्तों मेरी बौ भादा हरो राधा नागर सोए जातन की छाई परे श्याम हरित दुति होए, तो दोस्तों ये छंद है आपका दोहा का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोहा दोस्तों अर्ध सममात्रिक छंद है। ये दोस्तों दो पंक्ति का होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। आपसे परीक्षा में ऐसा ही पूछ लेता है कि दोहा में कि कौन कौन से चरण होते हैं, तो दोस्तों पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। और दोस्तों चौपाई की बात करें, चौपाई भी 4 चरण की होती है। इसमें दोस्तों प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और सोरठा की बात करें तो इसके विषम चरणों में होता है दोस्तों। और सोरठा मात्रिक छंद है, ये दोहा का ठीक उल्टा होता है। इसके पहले मतलब पहले और तीसरे में दोस्तों 11-11 मात्रा है और दूसरे और चौथे में 13-13, यानी दोहा में दोस्तों पहले और तीसरे में 13-13 और सोरठा में पहले और तीसरे में 11-11 होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और बरवे की बात करेंगे तो दोस्तों ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, श्री राम ने दशानन को मार दिया, इसके रेखांकित शब्द का समास होगा। तो दोस्तों दशानन यानी कि 10 वाली बात हो रही है इसमें दोस्तों। इसमें बहुब्रीहि एक नहीं है दोस्तों, इसमें दशानन बहुब्रीहि आ जाएगा आपका। दशानन अर्थात 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और वह किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो करुण रस का स्थायी भाव दोस्तों होगा आपका शोक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जहाँ पर दोस्तों पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है वह आपका करुण रस कहलाता है। उदाहरण के लिए मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा है, आर्य बता दो तुम ही अभिषिक्त हो मेरा। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है वह वर्ण क्या कहलाते हैं?
ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है वह वर्ण दोस्तों कहलाता है आपका स्वर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है वह आपके वर्ण स्वर्ण कहलाते हैं। और स्वरों का उच्चारण करते समय हम केवल होंठ या तालु का उपयोग करते हैं। हिंदी भाषा में दोस्तों 11 स्वर होते हैं, वह इस प्रकार हैं: अ आ इ उ ए रे ओ ओ वर्णों के समूह का वर्णमाला कहते हैं। और हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। बात करेंगे वर्ण की, तो वर्ण आपके दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तभी इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।